हो गई अब पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन के चौपाल अंक में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बड़ा गांव के धसान में, जो टीकमगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ एक ख़ास बात है, यहाँ हम एक ऐसे किसान से मिले जिन्होंने एक इतने कठिन परिश्रम करके, आप देख रहे होंगे कि पीछे पहाड़ी नज़र आती है हमारे, और वो पहाड़ी पथरीली पहाड़ी है। उस पथरीली पहाड़ी के ये पास की ज़मीन में उन्होंने इस तरह से उपजाया कि आज हम सब के लिए ये प्रेरणा का स्रोत हैं। तो हमने कहा कि हम इस गांव में आके स्वयं देखें और इस चमत्कार को, इस परिश्रम के, इस पसीने के मूल्य को। चलिए, तो आज हम चौपाल में उन्हें भी शामिल करेंगे, उस सफल किसान को भी। साथ ही हमारे साथ होंगे कुछ वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, और हमारे साथ होंगे कुछ सफल कृषक भी। तो चलिए मैं उनका परिचय करवा दूं। सबसे पहले हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो कि वैज्ञानिक उद्यानिकी हैं। संजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह हैं, जो कि वैज्ञानिक है मछली पालन में। स्वागत है। उसके बाद हैं डॉक्टर सुनील जाटव जी, जो कि वैज्ञानिक हैं पादप प्रजनन में। उसके बाद बैठे हैं अजय रोहित साहब, जो कि सहायक संचालक उद्यानिकी हैं। और मैं कह रहा था कि जिस सफल किसान ने इस पथरीली भूमि को उपजाया है, जी हाँ, वो भी आज हमारे साथ हैं, श्री रामलाल जी प्रजापति, जो कि एक प्रगतिशील कृषक हैं और प्रेरणा है हम सब के लिए। साथ ही हमारे साथ बहुत से कृषक भाई भी और बहनें भी शामिल हैं, जो आज इस चौपाल में अपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे और अपने प्रश्न करेंगे। तो चलिए प्रश्नों का क्रम शुरू करते हैं। संजय साहब, अगर हम देखें इस समय कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं कृषि में जो अनुकूल है इस समय? देखिए, भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सब्जी उत्पादन एक अपना अलग घटक है। उसमें जैसे हम रबी के सीजन में हम अगर लहसुन प्याज की बात करें, तो उसको दृष्टिगत रूप से अगर हम लगाते हैं, देख करके, ध्यान में रख करके, तो लहसुन के लिए सबसे बड़ी बात आती है कि उसमें जो खरपतवार आते हैं वो ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो खरपतवार के लिए एक दवा है। पहले हम लोग मैनुअली इसको करते थे, क्योंकि लहसुन प्याज में लागत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमेशा वो मैनुअल लगता है। तो उसके लिए डेक्कल आता है, जो क्विजालोफाप, और एक और दवा आती है ऑक्सीक्लोरोफेन, दोनों का मिश्रण उसमें रहता है। दोनों को मिला करके स्प्रे करते हैं लगभग 35 से 40 दिन के बाद। तो सारे मतलब चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले सारे खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए आलू और उसका लहसुन और प्याज का जो खेती बहुत लाभदायक है। उसके अगली कड़ी में आते हैं शिमला मिर्च की, टमाटर की खेती चल रही है, जिसमें टमाटर की खेती में अर्ली ब्लाइट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए टोबेकोनोजाल हम दवा उसको स्प्रे कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर की दर से। और हमारा इस समय मिर्च का है, मिर्च में कर्लिंग आ रही है। तो कर्लिंग का मतलब, एक कर्लिंग 2 तरह से होती है, एक पत्तियां ऊपर की तरफ सिकुड़ती हैं और एक नीचे की तरफ सिकुड़ती हैं। तो जो ऊपर की तरफ सिकुड़ रहे हैं वो थ्रिप्स के द्वारा होता है, और जो नीचे ऐसे सिकुड़ती हैं वो माइट के द्वारा होता है। तो उसमें दोनों की अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड जो है वो 5 ml प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोल बना करके उसका छिड़काव करेंगे, तो हम उससे लीफ कर्लिंग से हम निजात पा सकेंगे। और अगर हम सब्जी वर्गीय जो पौधे हैं उनमें, और जब अगर ठंड तेज पड़ जाती है, पाला पड़ता है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? पाला में सबसे जरूरी ये होता है कि जैसे मौसम, जैसे बादल साफ हो और टेम्परेचर डाउन हो जाए, उस समय निश्चित तौर पे उम्मीद रहती है कि पाला पड़ेगा। उसमें हल्की सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है। सबसे कारगर है हल्की सिंचाई, सल्फर का छिड़काव, और पूरब और उत्तर की दिशा में धुआं करना। उससे जो है हम किसान भाई जो है पाले से सब्जियों को बचा सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार साहब। सत्येंद्र कुमार साहब, अगर हम मछली पालन की बात करें इस समय, और जब मौसम और ठंडा होता जा रहा है, तो ऐसे कौन कौन से समसामयिक कार्य उस मछली पालन में आप बताएंगे जो इस समय आवश्यक हैं? मछली पालन जो है एक मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वरोजगार का बहुत ही अच्छा साधन है। और साथ ही साथ अगर
मछली से हम उत्पाद बनाएं तो ये बहुत ही अच्छा कुटीर उद्योग के रूप में हम इसको ले सकते हैं। और ये जो समय है मछलियों के लिए बड़ी ही प्रतिकूल समय है, क्योंकि मछलियां एक शीत रक्त जंतु है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल अंग्रेजी में बोल सकते हैं। कहने का मतलब हमारा जो तापमान है मानव का हर मौसम में लगभग 98.5 डिग्री या 3 डिग्री आसपास रहता है, फ़ारेनहाइट रहता है। लेकिन मछलियों का तापमान जो है शीत रक्त जंतु होने के कारण इनका तापमान घटता बढ़ता रहता है मौसम के अनुकूल। जब मौसम विपरीत रहता है, तापमान घट जाता है, तो इनकी जैविक क्रियाएं भी घट जाती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो घट जाती है और इनका विकास कम होता है। तो अभी ठंडी के मौसम में इनको बचाना बहुत ही बड़ी एक तरह से चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो अभी जो है विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इसके बाद अच्छा मौसम आने वाला है। फरवरी महीने के बाद से मछलियों में अच्छी ग्रोथ आएगी, क्योंकि ये बुंदेलखंड का तापमान में बहुत जल्दी इजाफा आ जाता है। तो मछलियां जो है बहुत अच्छा ग्रो करेंगी, बहुत ही अच्छा विकास होगा उनका। तो अभी के मौसम में मछलियों को ठंडक से बचाना है, तो ठंडक से बचाने के लिए पहला उपाय ये कर सकते हैं कि तालाब की गहराई हम बढ़ा दें। पानी की गहराई अगर बढ़ जाए तो तालाब का जो ऊपर का सतह है वो ठंडी की वजह से ठंडा रहता है, तापमान कम रहता है। तो गहराई अगर बढ़ा देंगे तो मछली जो है नीचे की सतह में चली जाएगी, जहाँ तापमान उसको अच्छा अनुकूल मिलेगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास बोरवेल का साधन है, पानी का साधन है, तो आप ग्राउंड वाटर माने भूजल का उपयोग करके, अभी जो है भूजल थोड़ा गर्म रहेगा, तो सुबह में थोड़ा सा चला दें 1-2 घंटे, तो उनको पर्याप्त मात्रा में ये गर्माहट मिल जाती है। साथ ही साथ आप अपने तालाब के पानी का उपयोग फसलों में सिंचाई के लिए या ये जो भी आप पौधे ले रहे हैं उसमें ले सकते हैं। साथ ही साथ कई बीमारियां अभी अपने को देखने को मिल रही है अपने ज़िले में। उसमें से एक जो है कि मछलियां जो है कि ठंड से तो मर ही रही है, उसके अलावा मछलियां दाना नहीं ले रही हैं। तो ये सामान्य प्रोसेस है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी रुक चुकी है। तो ऐसे में उनको दाना कम दें और जो भी जलीय खरपतवार हैं उनको निकाल दें, सूर्य की रोशनी पड़े, और अगर खाना देना है उनको कुछ खाने के लिए तो उस समय दें जब धूप अच्छी हो। और पोटेशियम परमैंगनेट, अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो मछलियां ऊपर आकर के अभी देखने को मिल रहा है कि सुबह में ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती हैं और मर जाती हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप 400 ग्राम प्रति एकड़ प्रति मीटर के हिसाब से आप तालाब में उसका घोल बना के छिड़काव करें। और मछलियों में जो ये मौसमी बीमारी है, कई मौसमी बीमारी जिसमें से लाल चकत्ते आ जाते हैं, और साथ ही साथ एक रेड डिजीज, पूरी बॉडी रेड हो जाती है, अंदर का मसल भी उसका नर्म हो जाता है। तो इन बीमारियों से बचाने के लिए आप चूने का छिड़काव करते रहें 120 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये अच्छा रहेगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर जाटव साहब। जाटव साहब, अगर हम अब रबी फसलों की बात करें तो उसमें कौन कौन सी बातों का आप विशेष ध्यान रखना मतलब बताएंगे किसानों को, कौन कौन सी बातों को विशेष ध्यान में रखें? सभी को नमस्कार। जैसे रबी फसल की बात करें, चना, मटर, गेहूं, सरसों, ये प्रमुख फसलें हैं रबी की फसलों में। तो क्योंकि बीज सबसे प्रमुख घटक है कृषि के लिए, यदि बीज सही नहीं होगा तो आपकी हो सकता है निश्चित रूप से आपकी जो उत्पादन है वो घट जाएगा। तो आप पहले अच्छा बीज बोएं, तभी आपका उत्पादन अच्छा ले सकते हैं और किसान समृद्ध हो सकता है। क्योंकि आप बीज चेंज करते हैं तो 20 से 30% तक आपकी उपज बढ़ जाती है। तो अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं चना अभी 20 से 30 दिन का हो गया है, तो उसमें चने में खुटाई करें। खुटाई या निपिंग बोलते हैं, उसको तुड़ाई बोलते हैं, या भाजी के लिए गांव में बोलते हैं तोड़ते हैं। तो तोड़ने से क्या होगा, उसमें शाखाएं ज़्यादा निकलेंगी तो उसका फल भी ज़्यादा बनेगा। तो किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा, अभी उसमें निपिंग करें और तुड़ाई करें, जिससे अपना उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, अभी गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में पानी की अवस्था में है, तो टिलरिंग अवस्था है इसको, तो सेकंड पानी लगने वाला है, तो उस पानी का ध्यान रखें। और सरसों की बात करें तो सरसों में पाले की जो अभी बात की सर ने, तो पाले से बचाएं यदि पाला पड़ता है तो, नहीं तो वैसे अच्छा है। और अपनी
दूसरी फसल बात करें बिल्ट की, जैसे आपके वो बोल रहे, क्या कहना चाहूँगा मैं, आपके अभी इस एरिया में कुछ बिल्ट की बहुत शिकायत आ रही है। तो मेरा एक अनुभव कहता है कि जो जैविक फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र, उसको छिड़काव करें तो उससे अपने बिल्ट के रोग को कंट्रोल कर सकते हैं चने की फसल। और डॉक्टर साहब, इसके साथ हम सब्जी वर्गीय जो पौधे हैं उसमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखें? अभी फसल जो सब्जी वर्गीय फसलों का मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी पाले का मेन समस्या रहती है। जी। तो पाले में अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, तो उस बातों को ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से ही फायदा होगा। जैसे सिंचाई करना एक प्रमुख है, तो इस पाले के समय में सिंचाई करें आप। हमारे साथ हैं सहायक संचालक उद्यानिकी अजय रोहित जी। तो रोहित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आज उद्यानिकी क्षेत्र में एक आम कृषक की बात करें जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है, तो उस आम कृषक के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे आज इस मंच से? जैसे मैं दूरदर्शन चैनल का मुझे मंच देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज उद्यान विभाग, और जैसे टीकमगढ़ जिले की मैं बात करूँगा तो यहाँ वर्तमान जो किसानों की जोत है बहुत छोटी है जी। 1 एकड़ 2 एकड़ के किसान हैं। तो इस पीरियड में क्या होता है कि किसान एक फसल ना लगा के उद्यान की क्यारियों में बाजार के आधार पे, क्या है, उद्यान की टोटल जो है पूरा बाजार आधारित है, तो कुछ क्यारियों में फसलें लगाएं, जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, विविधता ज़्यादा रखें, जिससे कि एक फसल का अगर रेट गिर रहा है तो दूसरी फसल का उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। तो ऐसे बहुत से जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फसल विविधता की जो हम बात करते हैं वो भी रहेगा, और इसके साथ में किसानों को फसलों का उचित मूल्य भी हमेशा मिलता रहेगा। एक फसल का अगर दाम गिर रहा है तो दूसरी फसल का दाम, कभी ऐसा नहीं होता कि पूरी फसलों का, सब्जियों का बाजार में दाम गिर जाए। कभी एक फसल का दाम गिरेगा तो दूसरी का, तो एक एवरेज किसान को एक आय उसकी सुनिश्चित हो सकेगी। जी। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई अजय जी ने कि जो डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता बहुत ज़रूरी है। अजय जी, एक बात और पूछना चाहेंगे कि अगर कोई उद्यानिकी संबंधी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो वो कहाँ संपर्क करे और किस तरह से वो आगे बढ़े, इस बारे में बताएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। टीकमगढ़ जिले में केंद्र सरकार की एवं राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, फसल क्षेत्र विस्तार से संबंधित, नवीन प्लांटेशन से संबंधित। तो इसकी एक प्लांटेशन की जो शासन ने योजनाओं का लाभ लेने की एक प्रक्रिया बनाई हुई है जी। इस शासन ने कहा सबसे पहले एक MPFSTS पोर्टल है, मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम जी। इच्छुक किसान सबसे पहले अपने ज़मीन के दस्तावेज, खसरा B1, अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड, एक अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, मोबाइल नंबर, किसी भी कियोस्क पर ले जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे जो विकासखंड के कार्यालय हैं वहाँ संपर्क कर सकता है, या स्वयं अपना ID पासवर्ड जनरेट करके स्वयं चयनित योजनाओं का लाभ ले सकता है। वैसे मैं कुछ योजनाओं के नाम भी आपको बताना चाहूँगा जो शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सबसे पहले योजना जो आप वर्तमान में, जो हम उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन जब हम प्रोसेसिंग की बात आती है तो हम उसमें पीछे रह जाते हैं कि हम करें क्या। तो भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, PFE योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना। इस योजना के अंतर्गत 35% सब्सिडी या अधिकतम 10 लाख, हम कोई यूनिट लगाते हैं तो हमें 35% या 10 लाख अधिकतम अनुदान विभाग द्वारा दे होगा। इसके अलावा एक इसमें पार्ट और टॉप अप और है कि जो इस पर हमें लोन पे जो सब्सिडी में ब्याज देना है, AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 3% हमें ब्याज पे छूट अतिरिक्त मिलेगी। मान लें हमें बैंक आधारित योजना है ये, अगर बैंक हमें 9% लोन ब्याज ले रही है तो 3% जो ब्याज है वो इस योजना से कम हो जाएगा, तो किसान को मात्र 6% ब्याज ही देना पड़ेगा। अच्छा जी। देखा किसान भाइयों, कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है अजय जी ने कि ज़रूरी नहीं है कि उद्यानिकी विभाग की योजनाएं, अगर मार्जिनल फार्मर जिसके पास भूमि भी नहीं है या कुछ है, वो भूमि भी वो फार्मर भी योजनाओं का लाभ ले सकता है। ऐसी अनेक योजनाएं, सिर्फ आपको ज़रूरत है जागरूक होने की। आप उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर जाइए, आप कृषि विज्ञान केंद्र जाइए, आप उद्यानिकी विभाग जाइए, आपको योजनाओं से संबंधित जानकारी मिलेगी और उसका आप लाभ ले सकेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं उस कृषक से
जिन्होंने ये पूरे जगह का एक इतिहास लिखा है। हम कहना चाहेंगे, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि उस पहाड़ी पथरीली भूमि से वो आज इस पूरी चारों तरफ हरियाली और फलों से सजा हुआ ये फार्म हम देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी थोड़ी कहानी बताएं इस बारे में कि किस तरह से शुरू किया, ये भूमि पहले कैसी थी। मैं रामलाल प्रजापति, बड़ा गांव धसान, जिला टीकमगढ़। सभी दूरदर्शन वालों को नमस्कार, सभी अधिकारियों को नमस्कार, किसान भाइयों को, माताओं बहनों को नमस्कार, यथायोग्य प्रणाम स्वीकार करें। ये मेरी ज़मीन पैतृक ज़मीन है और मैं सर्विस करता था। 40 साल पहले मैंने सर्विस की। 31 जुलाई 2021 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तब से मैंने है ना जो एक खेती को देखा है, और इसमें 15-16 साल से एक खेती कर रहा हूँ। मेरे बच्चों के सुपरविजन में है ना जो मिस्टर मनोज प्रजापति हैं, MSc हैं, वो कृषि सलाहकार हैं। जिलों में और प्रदेश के 24-25 जिलों में उनकी देखरेख होती है। इधर छत्तीसगढ़ में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, इधर काफ़ी एरिया में है ना जो खेती होती है। ये ज़मीन जिसको कहना चाहिए बंजर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पथरीली ज़मीन बहुत थी। यहाँ पे छोटे बड़े पेड़ पौधे बहुत थे। हम लोग इस ज़मीन को कम से 15-20 साल से धीरे धीरे बनाते हुए चले आए हैं। जब आप लोगों के सामने है ना जो ये टमाटर के पौधे दिख रहे हैं, पॉली हाउस दिख रहा है, डेयरी दिख रहा है, ये काफ़ी ज़मीन बनाने के बाद, मेहनत करने के बाद आज ऐसी स्थिति में है कि हमारे यहाँ पे 3-4 जगह खेती ये होती है मिस्टर मनोज के सुपरविजन में, और 400-450 आदमी को रोज़गार दिए हुए हैं। वे मजदूरी करते हैं। कुछ कर्मचारी मासिक वेतन पर भी हैं, कुछ पर डे वेतन पर डे मजदूरी पर भी हैं। इन लोगों को हफ्ते का हम पेमेंट करते हैं और उन कर्मचारियों को मासिक उनके खातों में पेमेंट होता है। और जो प्रोडक्शन होता है, हम इस प्रोडक्शन से खुश हैं, संतुष्ट हैं। और हमारी और सभी की सोच ये है कि हमारा बुंदेलखंड का कृषक जो है वो मात्र सरसों, चना, गेहूं लगाने पर ही विश्वास करता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो उनको उचित सलाह नहीं मिलती है, अथवा उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, या उनके पास पूंजी नहीं है। कुछ भी कारण हो सकते हैं। मैं भी एक बुंदेलखंड का कृषक हूँ। मैं भी पहले सरसों बोया करता था। मेरी ज़मीन में पानी सरसों के लिए पूर्ति नहीं होती थी। तब हम लोगों ने पानी पूर्ति के लिए 2 छोटे छोटे बोर करवाए। उनमें 1-1.5 इंची पानी है। पूरी ज़मीन में 4 कुएँ हैं और एक छोटा सा हल्का तालाब पानी स्टोर, बारिश का पानी स्टोर करने के लिए, जिससे है ना जो हम अपने सिंचाई का काम चलाते हैं। लेकिन कृषक भाइयों को इतना सोचना चाहिए, सभी हमारे कृषकों से निवेदन है कि वो इस तरीके से, तकनीकी तरीके से, ड्रिप के माध्यम से और इस खेती करें, जिससे कि उसका प्रोडक्शन अधिक हो और उनका परिवार आगे बढ़ चढ़ के आगे आए और उनके भरण पोषण की पूर्ति भी हो। और मैं ये भी चाहता हूँ, मिस्टर मनोज प्रजापति भी ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में, इस कृषि के कारण मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का खेती के नाम पर पहला स्थान मध्य प्रदेश में रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। और जो भी कृषक भाई सलाह लेना चाहता है, उनको निःशुल्क सलाह मिलती है और उनको बाकायदा प्रोत्साहन भी दिया जाता है। उनके खेत पर जाके उनको करवाया भी जाता है। लेकिन उनको समय देना है कि वो खेती करें, उसको व्यवस्थित करें, उसकी देखरेख करें और अच्छे से उसका प्रोडक्शन प्राप्त करें। तो देखा किसान भाइयों, रामलाल जी ने जो एक बात बताई कि केवल हिम्मत नहीं हारना है, रास्ते निकालना है, और जो रास्ता निकाला वो आपके आंखों के सामने है। तो अब हमारे साथ कुछ सफल कृषक भाई बहन भी हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो किस तरह से खेती कर रहे हैं, आज इस कार्यक्रम से उन्हें क्या प्रेरणा भी मिली, और साथ ही अगर उनके कुछ प्रश्न रहेंगे तो विशेषज्ञों से वो पूछेंगे। आप अपने बारे में बताएं और आज यहाँ पर आके आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान भाइयों से। मेरा नाम मोहन पटेल है। मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि
आधुनिक खेती की ओर बढ़ें, अगर पैदावार बढ़ानी है और कुछ नई चीज़ें अगर अपन को करना है तो उसके लिए अपन को आधुनिकता की तरफ जाना पड़ेगा। तो ड्रिप जो है आज के समय में टपक सिंचाई जिसको अपन बोलते हैं, उस तरफ अपन को कदम बढ़ाना चाहिए। और बुंदेलखंड में इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। और ये जो फार्म डेवलप हुआ उसके पीछे सबसे बड़ी जो कहानी है वो है टपक सिंचाई, जिसमें हमें मनोज प्रजापति जी ने और साथ में नेटाफेम इरीगेशन जो इजरायली कंपनी है उसका बहुत सहयोग मिला है, जिससे ये फार्म डेवलप हो सका। बिल्कुल सूखी ज़मीन, पानी का कोई स्रोत नहीं और पथरीली ज़मीन। बाकी विभाग से हमें रोहित सर से, उद्यानिकी विभाग से बहुत सहयोग मिला, काफ़ी चीज़ें उनने भी बताई। और भी जो कृषि सलाहकार हैं उन लोगों से भी हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बताते रहते हैं समय समय पे। ये सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद। तो देखा आप यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं और जो सारा जो उपजाऊ एक पूरा हम एरिया देख रहे हैं, उसके पीछे आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आइए मिलते हैं कुछ और कृषक से और जानते हैं उनकी ज़ुबानी, उनकी कहानी। जी, आपका नाम? मैं मुन्ना लाल मिश्रा जी। मिश्रा जी, आप कृषि के संबंध में क्या कोई कार्य करते हैं और इस बारे में आज आप क्या कहेंगे कृषकों से? जी, अभी जैसा कि प्रजापति जी ने बताया, निश्चित तौर से ये जो चारों ओर जो कृषि का प्रोडक्शन उत्पादन जो ऐतिहासिक देख रहे हैं सभी लोग, निश्चित तौर से प्रेरणादायक है। मैं अजय सर उद्यानिकी से यह जानना चाहता हूँ कि जो सरकारी जो योजनाएं हैं कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में विभिन्न आयामों के साथ, तो उन ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें सब्सिडी गवर्नमेंट किसानों को देती है, और इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है, कृपया ये बताएं। जी अजय जी, हम जानना चाहेंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसे मैंने शुरू में भी इस मंच के माध्यम से बताया था कि विभागीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारे जो विकासखंड नर्सरी हैं, जब विकासखंड कार्यालय है, वहाँ कृषक संपर्क कर सकते हैं। विभाग की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए जो विभागीय पंजीयन आपको कराना रहेगा, उसके लिए जो विभागीय वेबसाइट है वो MPFSTS पोर्टल है। इस पोर्टल पे आपको ज़मीन के दस्तावेज, बैंक पासबुक और आपका आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, इतने दस्तावेज ले जाके आप किसी भी कियोस्क पे पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के बाद आप स्वयं उसका ID पासवर्ड जनरेट करके जितनी भी विभागीय योजनाएं हैं, लक्ष्य हैं, आपका जो मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर्ड हो जाएगा पंजीयन में, तो शासन स्तर से हर योजनाओं के जो जिले को लक्ष्य दिए जाएंगे उसकी सूचना आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के माध्यम से मिलती रहेगी। लॉटरी कब होना है, कब लक्ष्य आना है, ये सब जानकारियां आपके मोबाइल नंबर पे प्रत्येक किसान को शासन स्तर से उपलब्ध कराई जाती है। धन्यवाद जी। अब हम चलते हैं, महिला कुछ कृषक हमारे साथ हैं और जानते हैं वो क्या कहती हैं कृषि के बारे में। तो चलिए, आपका नाम? खड़े हो जाइए। आपका नाम? मेरा नाम है गणेश जी। अच्छा, तो आप कौन सी खेती करते हो? हम गेहूँ बोते हैं, चना बोते हैं और सरसों, और यहाँ बस काम करने आते हैं, यही हमारा काम है। सब्जियां भी लगा रखी है घर पे? नहीं, सब्जी नहीं लगाते हैं। मेरे लोग पशुपालन करते हैं, कुछ ढोर वगैरह भी रखे हैं? कोई नहीं रखे, कुछ नहीं रखे हैं, अकेले हैं, मोड़ा है एक बस। हाँ। अच्छा, जो महिलाएं खेती में, महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है, कैसे करना चाहिए, महिला कितना सहयोग करती है, आप बताइए। बहुत भी सुविधा करते हैं, यहाँ आते हैं, पौधा लगाते हैं, उनको नींदते हैं, गोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं और वहाँ पौध भी बोते हैं, यहाँ बीजा बोते हैं, वहाँ निकालते हैं। ऐसे बहुत सी सारे काम। किसान भाइयों, आज हमारे साथ सफल कृषक जिन्होंने ये कहानी लिखी, यहाँ पर एक पथरीली ज़मीन पर इतना उपजाऊ बना दिया, वो भी है, और एक नई पीढ़ी के लोग भी बैठे हैं जो एक अच्छा भविष्य देख रहे हैं। तो आज हम सभी आपने इस कार्यक्रम में आए वैज्ञानिकों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं
और साथ ही हमारे साथ सफल कृषक जो एक प्रेरणा के स्रोत रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बहुत सारे सफल कृषक जो आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अपनी बात रखी, महिला कृषक, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, चौपाल के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले चौपाल में हम फिर किसी नए विषय पर आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।